जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैक होम द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें प्रवासी भारतीयों के भारत लाने की चर्चा की गई है। ये आपके सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। चूँकि भारत फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाना चाहता है, इसलिए उसे संक्रमण की नई लहर से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वापस लाने से संक्रमण फिर से फैल जाए। लगभग दो महीने के बाद दुनिया भर में फंसे भारतीयों ने इस हफ्ते अपने घर की यात्रा विमान और नौसेना के जहाजों के रूप में शुरू की, जो कि सरकार की समन्वित योजना में है। पहले सप्ताह में 13 देशों के लगभग 15,000 नागरिकों को वापस लाना है। इन देशों में दूतावासों के साथ पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा वंदे भारत मिशन के नाम से प्रचलित मेहनत अभ्यास को हफ्तों तक चलने की उम्मीद है। फंसे लोगों में वे कारोबारी, यात्री और पर्यटक शामिल हैं जो समय पर घर लौटने में असमर्थ थे। महामारी के कारण आने वाली यात्रियों के साथ उतरने की अनुमति वाली अंतिम उड़ानें 22 मार्च को थीं। ऐसे छात्र भी हैं जिनके विश्वविद्यालय के छात्रावास बंद हो गए हैं। तेजी से उन लोगों को वापस लौटने की अनुमति देने के लिए उन पेशेवरों और मजदूरों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने वैश्विक लॉकडाउन में आर्थिक प्रभाव के कारण नौकरी खो दी है। 5 लाख से 10 लाख के बीच के आवेदकों के अनुमान के साथ दूतावासों और मिशनों को अपने काम में कटौती करनी होगी। जो वापस आएंगे, गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार केवल उनके वापस लौटने के लिए मजबूर करने वाले कारण होने चाहिए। वे लोग जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, जो निर्वासन का सामना कर रहे हैं, परिवार की आपात स्थिति के साथ हैं, गर्भावस्था सहित चिकित्सा के मुद्दे हैं और ऐसे छात्र जो अपना आवास खो चुके हैं। पहले चरण में लौटने की अनुमति मिलेगी इन लोगों को, जो वर्तमान में केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। इसके अलावा सरकार ने कठोर शर्तें भी रखी हैं कि जिनमें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन शामिल है। वापसी करने वाले सभी लोग यात्रा की व्यवस्था और आवास की लागत स्वयं वहन करेंगे। अगला आर्टिकल है अ वार लाइक स्टेट एंड अ बॉन्ड टू द रिस्क। अर्थव्यवस्था पर महामारी की छाया के साथ एक कंसोल बॉन्ड मुद्दा सरकार के लिए अधिक सम्मोहक समाधान के रूप में आया है। जैसा कि भारत का कोविड-19 वक्र आगे बढ़ता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जो किनारे पर चल रही है। कई अर्थशास्त्रियों, पूर्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स ने अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए एक बड़ी उत्तेजना के लिए स्पष्ट आह्वान किया है। महामारी से पहले के बजट में भारत ने 7.96 लाख करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया था। हालांकि तब भी जीडीपी के 1% के बैलेंस शीट उधार के बारे में चिंताएं थीं। आरबीआई की सभी योजनाएं जोखिम पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर है, जिसके लिए बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दोनों ने निवेश ग्रेड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण देने के लिए बैंकों को देने के लिए पिछले वर्ष में कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार ये कम ही रहा है। इसके अलावा जबकि राज्यों के लिए तरीकों और साधनों की सीमा में 60% की वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। कई राज्यों ने पहले ही जीएसटी, ईंधन, शराब और अप्रत्यक्ष कराधान संग्रह में कमी के कारण सीमा दोगुनी करने के लिए कहा है। सरकार और केंद्रीय बैंक को यह समझने की जरूरत है कि आधे उपाय से अच्छे ज्यादा नुकसान होंगे। दुनिया भर में वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए दुनिया भर के राजनेताओं और महामारी वैज्ञानिकों ने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम इस वायरस के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ते हैं, हमारे लिए विश्व युद्ध की मौजूदा लागत को वित्त करने के लिए और अधिक धन जुटाने के लिए मांग की थी। नागरिकों को विज्ञापन संदेश के साथ निवेश करने के लिए कहा गया था। यद्यपि आप संघर्ष नहीं कर सकते, तो आप 5% एक्सचेंज बॉन्ड में निवेश करके अपने देश की मदद कर सकते हैं। सैनिक के विपरीत निवेशक कोई जोखिम नहीं उठाता है। जैसा कि अभी पीएम केयर्स में डालने की अपील की थी पीएम ने, उसी तरह ये निवेश के लिए तब किया गया था और निवेश एक अच्छा कदम भी हो सकता है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदने से घाटे को कम करने का पारंपरिक विकल्प है। हालांकि नागरिकों को अपने मिशन में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के ऋण रूप में
अभी तक के उनके अधिक सामूहिक विकल्प के रूप में कंसोल बॉन्ड दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अचल संपत्ति के पतन और सोने के बाहर सुरक्षित ठिकानों की कमी को देखते हुए बॉन्ड खुदरा निवेशकों के लिए जोखिम मुक्त निवेश के रूप में दोहरे लाभ की पेशकश करेगा। जब इसे लागू किया जाता है तो इसे केंद्र सरकार द्वारा एक सतत आधार पर जारी किया जाता है। जब यह उचित लगता है, बॉन्ड या कर छूट के लिए एक आकर्षक कूपन दर भी निवेशकों के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है। अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के मार्ग पर लाने के बाद सरकार इन बॉन्डों को चरणबद्ध मोचन पर विचार कर सकती है। तो ये थे आपके द हिंदू के आर्टिकल। अगला आर्टिकल दैनिक जागरण का है, ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सहायक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी, न कि उसके विकल्प के रूप में। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। स्कूल से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा लगभग ठप हो गई है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप के आदि प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाए हैं, पर जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा को कुछ हलकों में इस प्रकार महिमा मंडन किया जा रहा है मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें छिपा है। क्या सचमुच ऑनलाइन शिक्षा देश की सारी शैक्षिक जरूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प है और भारतीय परिवेश के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए समझना जरूरी होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो हमने पिछले भी एक वीडियो में ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियां डिस्कस किए थे, आप उसे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा से हमारा ज्ञान तो बढ़ जाएगा और जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें कॉलेज जाने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी, परंतु सोचने वाली बात यह है कि हमारा मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होगा कि जो विचार विमर्श होते थे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी, उन सब से हम वंचित रह जाएंगे और ये हमारे दिमाग के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए इस पर पूरी तरह विचार किया जाए और इसे शिक्षा में एक सहायक के रूप में शामिल किया जाए, ना कि क्लास के विकल्प के रूप में, यानी कि ऑफलाइन क्लास भी चलने ही चाहिए। अगला आर्टिकल है, पिछली मंदियों से सबक लेकर आगे बढ़े विश्व। ये आपके थर्ड पेपर से रिलेटेड है। कोविड-19 से पैदा आर्थिक संकट पिछले संकटों में से काफी अलग है। इसमें अर्थव्यवस्था चलाने वाले मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्यमी, उद्योगपति, प्रबंधक, सरकारी अधिकारी, ट्रांसपोर्टर, वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में काम करने वाले अधिकांश लोग ही घरों में बंद हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। ऐसे में पिछली सभी मंदियों के कारणों और प्रभावों को समझते हुए इस बार इस दशा से उबरने के लिए नए प्रयासों को अमल में लाना होगा। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से सभी मजदूर वर्ग, काम करने वाले लोग और जो भी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं वो घर पे बैठ गए हैं। तो किस तरह से एक व्यवस्था बनाई जाए, किस तरह से काम किया जाए कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। पिछली बार जब आर्थिक मंदी आई हैं उनसे कैसे समाधान मिले हैं, क्या क्या सीख मिली है, उनको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार बने स्वास्थ्य। कोविड-19 महामारी से निपटने में दुनिया भर की सरकारें अपने अपने ढंग से प्रयासरत हैं, लेकिन सभी सरकारों का यह मानना पड़ा है कि जन स्वास्थ्य का मुद्दा शेष सभी चिंताओं से ऊपर है और इसमें एक सामूहिक हस्तक्षेप की जरूरत है। वास्तव में अब हमें इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य को वैश्विक स्तर पर मौलिक अधिकार बनाया जाए। इस राय में सबसे बड़ी बाधा इस सोच के साथ आती है कि स्वास्थ्य एक व्यक्ति का निजी मामला है और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए वह निजी रूप से जिम्मेदार है। ऐसे तर्क देने वाले समूह अक्सर यह कहते भी नजर आते हैं कि स्वास्थ्य जैसे मामलों में सरकारें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन अंततः वह एक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है और उसके लिए उसे स्वयं खर्च भी वहन करना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस समय इस बात को समझने का है कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाना नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं वरन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी जरूरी हो गया है। वह समय भविष्य की तैयारियों
को अमली जामा पहनाने का भी है। अगर कोरोना महामारी से यह सबक लिया जा सके तो एक बार फिर मानवता विजयी होगी। यानी कि जब लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, जब हमें महामारियों से लड़ने की क्षमता होगी, तभी हमारी अर्थव्यवस्था भी चल पाएगी। इस तरह की महामारी में जो इस समय फैली हुई है कोविड-19, किसी का कोई व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, ये सामूहिक मुद्दा ही है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो आज के इतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।